जीएस पेपर 2 जो पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि यूएस एंड इंडिया के बीच में कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। दूसरा है कि राम रहीम वॉक आउट ऑफ द जेल ऑन द 30 डे पैरोल। तो यहाँ पे देखिए, राम रहीम का तो नाम सबने सुना होगा। एक वहाँ पे संगठन है, इनका बाबा है वहाँ पे, अपना ये चलाते हैं। जैसे आसाराम बापू हैं, ऐसे ही उनका भी एक ग्रुप है। उनको रेप के केस में सजा हुआ था, डबल रेप केस था। तो लेकिन इनका पॉलिटिकल पावर इतना ज्यादा है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इनको पैरोल मिल जाता है, ठीक है। और पैरोल का जो रूल होता है, पैरोल एंड द फरलो, दो चीजें होती हैं। ये दोनों होता है कि जब आप जेल का सजा मिल जाती है तो आपको बीच में कुछ दिनों के लिए घर पे आपको आने के और अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरोल एंड द फरलो, ठीक है। पैरोल जो होता है वो होता है कि मानिए आपके घर में किसी कोई बहुत इमरजेंसी पड़ा, किसी आपके जैसे बेटे का ही शादी हुआ, तो आपको छुट्टी दे दी जाती है। ये जितना भी होता है वो प्रिजन रूल्स के थ्रू होता है, और उस स्टेट का अपना रूल होता है। प्रिजन किसके अंडर में आता है? स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है। तो पैरोल में जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में आएगा, और वो जैसे होता है कि वो आपको स्टेट का जो रूल होगा उसको फॉलो करना पड़ता है। फरलो जो होता है, फरलो होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म्स का अगर आपको सजा मिल गया, पैरोल आपको 3 साल का भी सजा मिलेगा, 1 साल का भी सजा मिलेगा, तो पैरोल दिया जाता है। कि आपके घर में शादी है, कि कोई रिचुअल्स, किसी का डेथ हो गया, आपको उस रिचुअल्स में जाना है, तो वो 2-4 दिन 10 दिन के लिए छूट देते हैं। लेकिन ये राइट नहीं है, ये टोटली जो है वो दैट इज ऑन द हैंड ऑफ द इस वो प्रीजन अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन फरलो होता है, फरलो होता है वो लॉन्ग टर्म, जैसे जेल हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान 10 साल 20 साल लगातार जेल में रहता है तो सोसाइटी से कट गया, तो उसके अंदर बहुत ही एक तो मेंटल स्टेटस उसका खराब होने लगेगा। कि आप 10 साल किसी को एकदम सोसाइटी से कट करके रख रहे हैं, उस सोसाइटी में क्या हो रहा है सब कुछ नहीं जान पा रहा है, तो एक तो ह्यूमैनिटी के लिए भी सही नहीं है। वो जब बाहर आएगा तो खूंखार टाइप का हो जाएगा, ताकि उसके इमोशंस बने रहे, उसकी जो कनेक्टिविटी है रिलेटिव से वो बनी रहे। तो फरलो लॉन्ग टर्म के जो इम्प्रिजनर्स होते हैं उनको दिया जाता है, और ये एक तरीके से राइट के जैसे होता है। ये ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी कंडीशन नहीं हो फिर भी दिया जाता है, ताकि वो इंसान थोड़ी फैमिली से जाके 10 दिन मिल के आए, 20 दिन मिल के आए, तो उसको समझ में आए कि हाँ फैमिली के प्रति मोह माया हो, ताकि बाद में आए तो वो अपने आप को फैमिली से कनेक्टेड रख सके। आज गेटिंग ना? तो एक जो है वो राइट नहीं है, वो टोटली डिस्क्रिशन है। दूसरा जो है दैट एज द राइट। फरलो जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सजा पे मिलता है, वो मिलता ही है। और वो एक तरीके से सोशल एसिमिलेशन का एक तरीका है। क्लियर हो रही है क्या डिफरेंस है पैरोल में एंड फरलो में? यहाँ पे जो है वो पैरोल का ही जिक्र है, इनको पैरोल मिला है, ठीक है, पैरोल, ठीक है। यहाँ पे है पैरोल, पैरोल, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इनको है वो हरियाणा के जेल में है, तो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजन एक्ट, सारे स्टेट के पास अपना प्रिजन का एक्ट होता है, तो इसके थ्रू ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही दिया है कि इनको जैसे 1 साल में कितने दिन का है, 10 वीक का पैरोल एक कैलेंडर ईयर में दिया जा सकता है। ये इनका पूरा मिल जाता है जितना भी इनका रहता है। और ये है कि जब इलेक्शन होता है उसके जस्ट उसके पहले जाते हैं, पूरा वो माहौल बनाते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। आप सोचिए लोगों का कितना धर्म के प्रति ये है कि लोगों को पता रहता है। जैसे आज अभी न्यूज जो चल रहा है, 25 लोगों का डेथ हो गया यहाँ कुंभ में। सबको पता था भीड़ इतनी है, क्या जाने की जरूरत है, फिर भी लोग भीड़ देख के हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जान की कीमत नहीं, जब तक खुद पे नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये मतलब हो सकता है। सबको पता था इतनी भीड़ लग रही है, तो आदमी को बचना चाहिए ना। उनको लगता है हम थोड़े, वो तो कोई और लोग होते हैं, जब तक उनके घर में घटना नहीं घटती। 25 लोग का मरना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो न्यूज में भी नहीं चलेगा। तो दैट इज द केस। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, लॉस एंजल्स में आग लगी, 15 लोग मरे, पूरा दुनिया उसको खबर पड़ा था कि कितना बड़ा त्रासदी आ गया, ठीक है। यहाँ पे हर रोज आता है। आज यहाँ पे है, कल भी कहीं पे था, कल किसी, आज के न्यूज में ही है ना, कहीं किसी मेन पेपर कहाँ पे है, कहीं मैक्सिफ्ट में गिर गया है छत, तो वहां से 7 लोगों का डेथ हुआ है। ये तो बुरारी में बिल्डिंग गिरा है, एक जगह मैक्सिफ्ट में गिरा है, वहां पे डेथ हुई है। और ये किसी को पता भी नहीं। आप किसी से पूछे क्या, कहीं मैक्सिफ्ट में आज गिरा है लोगों के साथ, तो उनको पता भी नहीं रहेगा।
आपने किसी ने ये पता है कि जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, अच्छा यही तो है। 7 dead, 60 injured after the makeshift stage collapse in the religious event into the यूपी। आप लोगों में किसी को नहीं पता है, 7 लोगों की जान गई है, यूपी का ही न्यूज है। तो इस तरीके का हमेशा आता है। देखिए यहाँ पे श्रद्धा है, लोग गए और ऐसे कुछ चलाने भी नहीं देते हैं कि लोगों का जो आस्था है उसी का फायदा उठाया जाए। जैसे होता है ना कि पॉलिटिकल जो आज के लीडर हैं उनको लगता है कैसे भी फायदा है, लोगों को घाटा है, उससे हमें क्या फायदा, हमें वोट ज्यादा मिलने चाहिए। जैसे एक दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2 साल पहले की आर्टिकल है। तो वहां पे ये लिखा था, जैसे 50 साल पूरा हुए थे, कोई राइटर था, तो वो लिखा था कि जब नेहरू थे, नेहरू के टाइम पे कुंभ लगा था, तो लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने वहां का व्यवस्था देखने के लिए अपॉइंट किया था। होता है ना, एक मिनिस्टर को पूरी व्यवस्था के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के थे, तो नेहरू भी मतलब जाके देख रहे थे बीच बीच में कि व्यवस्था व्यवस्था सही है, कि लोग इस तरीके का ना हो, कि रहने का व्यवस्था, रास्ता सही है, सब कुछ सही हो, ठीक है, क्योंकि हर हमेशा से ही यहाँ संगम पे बहुत भीड़ लगती है क्योंकि आस्था है। तो नेहरू को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अरे आ ही गए हैं तो आप भी नहा लीजिए, सब लोग नहा रहे हैं आज, मतलब यह बहुत मतलब पवित्र दिन है, उस दिन बहुत कोई अमावस्या कुछ ऐसे था, मतलब नहीं होता है कि उस दिन संगम में निकाल ही लेते हैं कि ये संगम में भी बहुत बड़ा संगम है, ठीक है। तो इस तरीके का लाल बहादुर ने कहा। तो नेहरू ने कहा, देखो मुझे नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये सब बिलीव नहीं करता हूँ, ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है कि इस नदी में नहा लेने से धर्म जैसे हमारा पाप मिट जाएगा। अगर मैं नहाऊंगा को तो लोगों को ये लगेगा कि सच में पाप मिलता है, लोग और ज्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन मैं खुद नहीं मानता हूँ। मुझे खुद मानना है कि ये सब चीजें सिर्फ बनावटी है, रियलिटी में कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आज तो पक्का नहीं नहाऊंगा, क्योंकि लोगों का मैं जो विश्वास है, भले उनके वोट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय का जो था कि धर्म के नाम पे कई लोग हैं, कितने बढ़िया है, इतने ठंड में भी नहा रहे हैं नेहरू, तो बढ़िया आदमी है, अच्छे हिंदू है, इस तरीके का मैसेज आता है। अभी देखिएगा कुछ दिन में आपको आएगा कि इस तरीके का फोटो मिलेगा कि हमारे लीडर लोग जाके नहा रहे हैं, पूरा वहां पे वीडियो बन के आ जाएगा, पूरा अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। तो उस समय पे उनको भी वोट का काफी फायदा हो सकता था, लेकिन उनको लगा कि लोगों का घाटा होगा, मेरा तो फायदा होगा, वोट तो बढ़ ही जाएगा, मेजोरिटी के लिए करेंगे तो मेजोरिटी के लिए वैसे भी लोग खुश होंगे। उन्होंने नहीं नहाया। उन्होंने कहा, देखो मैं नहीं कर सकता, भले ठीक है, बाद में आके नहा लूंगा, ऐसे घर पे जाके पक्का नहाऊंगा, पर आज यहाँ तो संगम में नहीं नहाऊंगा। तो इस तरीके का था फिर, कि उनको लगता था कि लोगों का जो विश्वास है मैं झूठ मूठ में वोट बैंक के चक्कर में क्यों खराब करूं। आप नेहरू को देखिएगा, नेहरू ने जो पहला इलेक्शन ही लड़ा था, उन्होंने हिंदू कोड बिल के नाम पे लड़ा था। हिंदू कोड बिल के समय पे हिंदूज बहुत विरोध कर रहे थे, उस समय लग रहा था कि हमारे धर्म में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ा लीडर होता है या असली जो लीडर होता है, वो किस पे अपना स्टैंड लगता है, उसका घाटा है, उसे वोट नहीं। अरे हिंदू कोड बिल के खिलाफ लड़े होते तो खूब वोट मिला होता। पूरा हिंदू सपोर्ट, 80% तो जनता हिंदू है ना, आप 20% के लिए या 10% के लिए क्यों ले रहे हैं? 10% से थोड़ी आपको वोट मिलेगा, ये तो रिस्की है ना। आप 80% वोट लीजिए, लेकिन 80% खिलाफ बोले ताकि लोगों का घाटा ना हो। हिंदू कोड बिल से क्या हुआ, कहीं ना कहीं इक्वालिटी कुछ तो आई। भले ये नहीं मिला कि एकदम प्रॉपर्टी में राइट, कम से कम लॉ तो है, अगर कोई औरत जाके लड़े अपने भाई के खिलाफ तो उसे प्रॉपर्टी में आधा अधिकार मिल सकता है, तो वो तो था। वो अलग बात है कि सोसाइटी में ऐसा अभी चलन नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई लड़ता नहीं है, लेकिन लॉ उन्होंने बना दिया। डाइवोर्स पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉ बनाया कि अगर आप इतना है तो इसका तो फायदा होता है, जब डाइवोर्स होता है तो पैसे मिलते हैं, इसीलिए डाइवोर्स हिंदूज में बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी हिंदू कोड बिल में टफ बनाया था और पैसे में देना था। तो इस तरीके का लॉ ऐसे बनता है कि तुरंत घाटा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म को समाज को अच्छा होता है, ठीक है। आप अपने मित्र वो गई है अंजलि, उसका पूछे कि कैसे वो सही है कि नहीं, क्योंकि इस समय बहुत अभी जो डेटा आ रहा है, 9 करोड़ लोग वहां पहुंचे हैं। अरे कंपेयरिंग 9 करोड़, इंडिया पूरे दुनिया में जो टॉप 10 है उसमें आते आते 9 करोड़। हमने पाकिस्तान का कितना पढ़ा था जनसंख्या, 24 करोड़, छठे पे था। एक दिन पढ़ रहे थे ना कि पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे फिर यूएस था, ठीक है, ऐसे इंडोनेशिया था, फिर अभी पाकिस्तान पे आते आते हम लोग 13 करोड़ पे आए थे, 26 करोड़, 25 करोड़ पे आए थे। अभी आप टॉप 10 में आते आते आइएगा कि देशों का जो एवरेज पॉपुलेशन होता है 8 करोड़ से भी कम होता है। टॉप 10 में भी अभी आते आते पाकिस्तान के पास और ड्रास्टिक चेंज है। तो आप देखिए, पूरा एक देश का पॉपुलेशन वहां पे है, एक छोटे से एक संगम के किनारे, नदी का वो भी 5-6 किलोमीटर का एरिया है। तो दिस इज द केस। देखो मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ये सब काटना पड़ता है, ये हम ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन
एक तरीके से रेशनैलिटी होता है। धर्म एक चीज है कि पर्सनल चीजों पे शांति, फिलॉसफी जब तक है, जब तक स्पिरिचुअल आप करते हैं तब तक है, लेकिन जब पाखंड बन जाएगा और जब लोगों का घाटा होने लगेगा तब वो नहीं है। नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल कवर, कहाँ पे थे? ट्रम्प वाला तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कंटिन्यूसली न्यूज में है। चॉइस ऑफ सेकुलर इनहेरिटेंस लॉ शुड बी अप्लाई टू द ऑल फेथ। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे उन्होंने बोला है, एक जजमेंट था, इसमें ये था कि पर्सनल लॉ हम लोगों को पता है कि पर्सनल धर्म के अनुसार चलता है। तो ये बात होती है कि मानिए जो कोई भी लॉ नहीं मान, कोई भी धर्म नहीं मानता, मैं एथीस्ट हो गया तो मुझ पे कौन लॉ चलेगा? तो ऐसे में था कि जैसे अभी तक ये है कि आप कोई भी धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो आपको जितनी भी इनहेरिटेंस है सब ले ली जाती है। जैसे सारा धर्म ये है ना कि आप धर्म छोड़ें तो आपका राइट खत्म कर देते हैं। जैसे जितने भी प्रॉपर्टी में राइट है, आपने अगर धर्म कन्वर्ट किया तो वो टोटल का टोटल जो आपका इनहेरिटेंस पिताजी से आया होगा वो चला जाएगा। लेकिन ये भी तो है, क्या पता पिताजी ये लिख के गए हो कि फिर भी मेरा आधा हक मेरे बच्चे को जाना चाहिए, भले वो कन्वर्ट कर ले। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस लॉ में ये दिक्कत होता है। किसी भी रिलीजन में देखेंगे सबसे बड़ा दिक्कत रिलीजन का है, वो खुद को क्वेश्चन करने से मना करता है। हर एक, आप कुरान पढ़िए, आप कोई भी हिंदूज का स्क्रिप्चर पढ़िए या बाइबल पढ़िए, सब जगह ये लिखा रहता है कि भगवान के खिलाफ तुम बोलोगे तो भगवान तुम्हें जलाएगा, वहां वो आपको तेल मिला के उबालेगा, कुछ ऐसा ऐसे है। तो ऐसा इतना डरा दिया जाता है कि ना कि आप क्वेश्चन ही ना करें। साइंस होता है, साइंस खुश होगा, साइंस कहेगा कि और क्वेश्चन करो तो साइंस परफेक्ट होगा। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उससे अच्छी थ्योरी आती है। लेकिन रिलीजन है, रिलीजन कहता है कि पूछो ही नहीं, अंधभक्ति दिखाओ, आंख मूंद के लिखा है इसमें तो मानना है, क्योंकि डर होता है। तो ऐसे भी आप रिलीजियस लॉ भी देखिएगा तो कहीं पे भी वो ना जस्टिफिएबल नहीं है। आपने धर्म छोड़ा तो पूरा आपका इनहेरिटेंस ला ही बेदखल कर दिया, तो डर के ही नहीं छोड़ेगा, लाख उसको कन्वर्ट कहीं और होना है, लेकिन उसको लगेगा कि मुझे तो जीरो हो जाएगा प्रॉपर्टी में राइट, तो इसीलिए रोक के लगते। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक मुस्लिम औरत का यहाँ पे केस आया है, साफिया का नाम है, केरला का शायद केस है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैं तो धर्म मानती ही नहीं हूँ, तो मेरा जो होना चाहिए, जो नॉर्मल कॉमन लॉ है उसके अनुसार होना चाहिए, आप सरिया नहीं लगाइए। तो इन्होंने कहा हाँ, अगर कोई ऐसा नहीं है कि सक्सेशन जैसे राइट है पूरा का पूरा वो लेके आपका जब्त कर लिया जाता है, तो ये वाला अब लॉ नहीं होगा। अब ये है कि जो नॉर्मल, जो गवर्नमेंट का एक कॉमन लॉ है, सेकुलर लॉ है, जो सब पे इंप्लीमेंट होता है, वो इंप्लीमेंट होगा। दिस इज बाय द दिस जजमेंट। क्लियर हो रहा है ये जजमेंट क्या कह रहा है? कि जैसे अगर मैं चाहूं तो डिक्लेयर कर सकता हूं कि मैं इस धर्म को नहीं मानता हूं, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लॉ लगा के टोटल का टोटल हमारे बेदखल कर दिया जाएगा। यही इस जजमेंट के थ्रू आया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व करता है, इवोल्यूशन में जो हमारा कोर्ट है उसका भी बहुत कुछ हाथ होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव रूप से इंटरप्रेट करता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है क्या है, इंटरप्रेट करता है कि इस लॉ में, जैसे एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 21 के अंडर में बहुत कुछ आ गया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन राइट टू लाइफ में हमने राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट की बात किया है, स्पीडी ट्रायल की बात किया है, राइट टू फूड की बात कर रहे हैं, ये सब आ गया ना कि एक जिंदगी अच्छा, राइट टू प्राइवेसी की बात किया है। तो कहीं ना कहीं इवॉल्व किया है राइट, ऐसा तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी चीजें इवॉल्व होती है ना। ऐसा थोड़ी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो चैट जीपीटी था नहीं था, लेकिन उस समय का क्या था, इवॉल्व किया। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करेगा, जब एआई आएगा तो एआई के बारे में भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, कुछ चेंजेज होगा, जुडिशरी अपना इंटरप्रिटेशन देगा। तो ऐसे जब वायलेशन होगा तो नया नया प्रोविजन इवॉल्व भी होता है। कई बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब जजमेंट से भी चीजें आती हैं। लैब होल्डिंग इबोला सैंपल इनटू द गोमा इज एट द रिस्क। रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, रेड क्रॉस इज एनजीओ, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। इबोला, इबोला क्या है, बीमारी है, अभी काफी न्यूज में था। और कहाँ पे, गोमा, गोमा अभी क्यों न्यूज में है, कॉन्गो में है, कल पढ़ रहे थे रेबेल हुआ है, रेबेल कॉन्गो गोमा को कैप्चर किए हैं, तो गोमा इज इन द कॉन्गो। तो ये सब चीजें पीसेस में आपके काम आएगा। अगेन रवांडा बैक रिबेल है, यही कॉन्गो में है, तो यही चीज रिपीट हो रहा है।
आपको ज्यादा नहीं जानना है, इस पे जानना है कि रिबेल ग्रुप का नाम M23 रिबेल ग्रुप गोमा है। गोमा कहाँ पे है? कांगो में है। अगर कहीं मैचिंग में पूछ दिया कि गोमा अफ्रीकन कंट्रीज वहां पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज इन द कॉन्गो। कांगो कहाँ पे? इक्वेटर पे है, बीच वाले एकदम अफ्रीका में है। सर्बिया के पीएम ने ट्वीट किया, इनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इनका नाम याद रखिएगा, मिलोस वुसेविक। एंड ही इज इन द न्यूज क्योंकि इनके खिलाफ चार्ज था कि करप्शन केसेस का था और बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अगर पूछ दिया कि ये लीडर काफी न्यूज में थे, किस देश से बिलोंग करते हैं, तो दिस इज फ्रॉम द सर्बिया।